या सिट देयर, एड्रेस ही करना है, ठीक है। उसको स्टार्ट किया क्या, फिर से रीस्टार्ट करना है। ओके बैठो। अब मेरे को नहीं पता ना फॉर्मल एड्रेसिंग क्या होता है, इनफॉर्मल एड्रेसिंग क्या होता है। हम एक अच्छे फ्रेंड थे, अभी भी हैं, और वैसे ही एड्रेस करूँगा। हाँ, 2 मैडम DSP, ठीक है, नुपुर। सो आप लोगों को पता होगा 2 सक्सेसिव ईयर, लास्ट ईयर भी DSP बनी थी, और इस बार तो सिर्फ एक ही चॉइस था, बट अगेन 13 रैंक। और वो ईजी नहीं होता है, ईजी नहीं होता क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे थे, बीइंग इन ट्रेनिंग, वो भी कोविड ड्यूटीज़। कोविड ड्यूटीज़ द टफेस्ट ड्यूटी कोई भी एक सिविल सर्वेंट ने जो किया होगा अभी तक के लिए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े थे, साथ में साथ क्या होता आपका हेल्थ इश्यूज़ था, और वो सारे चीज़ों को देखते हुए एक ड्यूटी परफॉर्म करना और साथ ही साथ आपका एक एग्ज़ाम भी निकालना, और दैट टू गेटिंग द हाईएस्ट रैंक अमंग द गर्ल्स, ठीक है। 2-4 लड़कियाँ और भी हैं, लेकिन फिर भी एक काफ़ी अच्छा रैंक स्कोर करना, वो भी 2 सक्सेसिव ईयर, इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, उनसे ही आप लोग वही आपको एड्रेस करेंगे और उनसे ही बात करेंगे। पर फर्स्ट 2 मिनट मुझे टाइम देंगे। आकांक्षा कम। ओके, या नहीं, माइक वेट, टेक इट। ओके, विदाउट माइक ठीक है, मैं ऐसे ही बात करूँ। हाँ नहीं ठीक है, आवाज़ काफ़ी बुलंद है लग रहा है। नहीं वेट, इसको यहाँ रख। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो लेट हूँ आधे घंटे, उसके लिए सॉरी। सर ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, CGPSC डिफ़िकल्ट टास्क सब ने बना के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर डिटरमिन्ड हैं कि हमको निकालना है तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। अभी शायद सबका टेस्ट था, कैसा हुआ? आप लोगों ने क्लियर भी किया है क्या? इनमें से कोई है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये फ्रेश बैच है, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत इजी है CGPSC, बस लोगों ने हवा बना के रखा है कि बहुत टफ है, कोई नहीं कर सकता, मतलब बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कोई कर नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बस एक कैसे हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से, अगर जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ना है, एंड एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की एंग्जाइटी की वजह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, कैसे एंग्जाइटी अपनी कम करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। वैसे सर तो बताते ही होंगे आपको, लेकिन कुछ देखिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम की टू है सिलेक्शन क्या है आपका, क्या है की टू सक्सेस। तो मैं, अब सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, ओके। हमें किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी है, बस उसका जो एसेंस बोला जाए, जो कोर होता है, वो हमको समझना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं सिर्फ आंसर राइटिंग एंड कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर फोकस करती हूँ, सीधा डायरेक्ट, ओके। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 चीज़ पे फोकस की है, एक स्ट्रैटेजी पे एंड सेकंड रिवीजन पे। स्ट्रैटेजी मीन्स कैसे नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, नोट्स लेके एंड उसके बाद है कि आंसर राइटिंग। नोट्स हो गए, उसके बाद कैसे पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको ओरली बताऊंगी, देन आंसर राइटिंग कैसे करनी है। वैसे सर तो बहुत अच्छे से समझाते होंगे, लेकिन एक तरीका जो मेरा है वो मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स मेकिंग, ओके। तो इनमें से कितने लोग नोट्स बनाते हैं मुझे बताओ सिंसियरली? कोई ऐसा नहीं कि बस उठाना है और दिखाना है, बनाते हो सब? ओके। देन नोट्स मेकिंग में एक चीज़ है, आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये बताओ सिलेबस कितने लोगों को याद है? सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस टॉपिक वाइज। अगर मैं एक टॉपिक बोलूँ तो आप कितने लोग बता पाओगे
किस सब्जेक्ट का है किसी को है? ओके, और बाकी सबको नहीं? क्वेश्चन जैसे आते हैं ना पेपर में तो हमको समझ में नहीं आता है इसमें क्या लिखा जाए। कई बार कल्चर का कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो किसी इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, तो ऐसा किसी को याद नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस याद करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, सिलेबस क्यों याद करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है। याद मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में है और इस टॉपिक में क्या करना है, क्या लिखना है। सिलेबस सबसे अच्छा गाइड होता है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने का और आपको एग्ज़ाम में मतलब इफ़ेक्टिवली कैसे सब्जेक्ट्स के रिलेवेंट आपको आंसर लिखना है। तो सबसे अच्छा गाइड सिलेबस ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्या करना है, एक एक कॉपी सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे सुन, ठीक है, थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। तो सबसे पहले सिलेबस की फ़ोटो कॉपी निकालनी है सब। ओके, सबके पास है फ़ोटो कॉपी? वो तो मेरे ख्याल से पढ़ा ही रहता होगा, कोई लिखता है रोज डेली? हाँ, तो देखो सबसे पहले सिलेबस, सॉरी ना मेरी राइटिंग याद में लिखने की आदत नहीं है, तो सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सब्जेक्ट का आपको सेपरेटली रखना है। ठीक है, एंड सबसे पहले लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज तो सबको पता होगा कौन कौन से बुक से पढ़ना है, वो तो अज्यूम सबको पता होगा। किससे पढ़ना है? हिंदी किससे पढ़ना है? विनय पाठक। छत्तीसगढ़ी विनय पाठक। एंड इंग्लिश सबका वैरी करता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया है, ठीक है, वो पूरा लैंग्वेज पूरा स्ट्रिक्ट टू सिलेबस होता है, पूरा जो सिलेबस में दिया है वही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस में जो दिया है वो विनय पाठक, सिर्फ विनय पाठक में ही आपको कंसंट्रेट करना है, पूरा फोकस सिर्फ विनय पाठक। पूरे एक एक क्वेश्चन बोला जाए, एक एक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक वर्ड वो पूरे उससे मतलब कॉपी करता है, पूरी बुक से कॉपी करता है। तो आपको ना रट डालना है, पूरे बुक को रट डालना है। ठीक है, पढ़ते हो उसको? मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा होता है कई सारे लोग मल्टीपल बुक्स फॉलो करते हैं, तो स्पेशली सिर्फ आपको पाठक फॉलो करना है। ठीक है, तो पाठक आप अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़। सिलेबस हमको समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब फिर कौन से, अब क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ हमको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, दिल्ली में थी, तो यहाँ मैं आई थी सितंबर 2018 में। मेरे पास 4-5 महीने थे। फेब में यहाँ प्रीलिम्स होता है, ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था करने का। अब 4-5 महीने होंगे, उसमें मैंने सोचा यार कैसे करूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ। एंड यूपीएससी सिलेबस और छत्तीसगढ़ पीएससी सिलेबस ये तो पूरा टोटली डिफरेंट है। यूपीएससी स्टूडेंट है? अच्छा, यूपीएससी नहीं है, ओके, तो दोनों टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, एंड यहाँ पे फ़िलासफ़ी भी है, पबैट भी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी मैंने फेस की थी। तो इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर निकाला। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2012 से आता है यहाँ पे, है ना, मेंस का। तो मैंने वो निकाला एंड सिलेबस निकाला, और फिर मैंने मार्क किया क्वेश्चन पेपर में, जैसे हर सब्जेक्ट वाइज कि लैंग्वेज में फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ये है, ठीक है, एंड सिलेबस के किस टॉपिक से वो रिलेटेड है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। देन ऐसे ही मैंने हर जो ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही रिलेट किया। तब मुझे समझ में आया कि सिलेबस में ये टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि यार मुझे ये फोकस पहले करना है, एंड जो भी कम इम्पॉर्टेंट है या फिर जो आज तक नहीं आए उनको बाद में करना है, छोड़ना नहीं है किसी को। ठीक है, वो करना है, एक बार देखना ज़रूर है, लेकिन बाद में करना है। ठीक है, तो इससे मुझे समझ में आया कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कई लोग ऐसा देखते हैं कि यार इतना बहुत वास्ट, वैसे बहुत वास्ट सिलेबस है सीजीपीएससी का। ठीक
बोलते हैं स्टेट अगर PSC देखें तो CGPSC है, बहुत लैंग्वेज है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड सेग्रीगेट कर पाएंगे कि हाँ इन चीज़ों को पहले फोकस करना है, इन चीज़ों को बाद में फोकस करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है आपको कोई भी, है ना। तो लैंग्वेज कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, टॉपिक्स देखना है कि हाँ ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना और लिख लिख के करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में लिख लिख के करना, ठीक है। मैंने अभी RTI से निकलवाया अपना पेपर, वो चीज़ मैं ले दूँगी यहाँ सबको। मैं हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो मैं मात्रा बहुत मिस्टेक करती हूँ, मात्रा वात्रा छोटी बड़ी और ऐसा। यहाँ होंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो वो समझते होंगे अच्छे से। तो हिंदी में ऐसा है कि अगर आपने ई बड़ी ई छोटी की तो पूरा कट जाता है। अब देखिएगा मेरा बहुत गलती है, तो वो हंसेंगे भी देख के आप लोग। तो आपको क्या है, लिख लिख के करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो गलती नहीं होगी। फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उस समय, वो पहले फेज़ में, तो मैंने लिख लिख के किया नहीं था। ओके, तो आप लोग लिख लिख के करेंगे एंड डेली पढ़ना है आपको लैंग्वेज, ठीक है। डेली 1 घंटे आपको पढ़ना है। डेली पढ़ते हैं अभी लोग, तुम लोग नहीं पढ़ते हो? कोई पढ़ते हो? ओके, डेली पढ़ते हो? नो नहीं, तो डेली पढ़ना है। डेली आपको 1-2 घंटे इन्वेस्ट करना है डेली, ठीक है। भले उसको दोबारा पढ़ो, 3rd टाइम पढ़ो, 4th टाइम पढ़ो, भले वो रट जाए, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि आप भले रट लो कुछ चीज़, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं उसको अच्छे से, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो याद रहेगा आपको, लेकिन लिखते समय आप गलती करोगे, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको ऐसा करना है, ठीक है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी भी ऐसे ही है। इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो इंग्लिश के लिए मैंने तो पैरामाउंट फॉलो किया था, और मैं बताती हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश, मतलब कई लोग डरते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि हम लोग इंग्लिश कैसे करेंगे, बहुत टफ आता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी फेस किया था इंग्लिश, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज हमने 10th के बाद अभी पढ़ा है ना। तो सब ऐसे ही करना है, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस एंड उसके बाद फिर आपको पूरा जो इम्पोर्टेंट है वैसा पढ़ना है। समझ में आ गया सबको? ओके, अच्छा, ये हो गया लैंग्वेज का। देन पेपर 1 क्या है, चलो बताते जाओ, तुम लोग पार्टिसिपेट करो। चलो पेपर 1 क्या है, पेपर 2 ऐसे है, ठीक है। अब ऐसे के लिए तो सर बेस्ट है तो सर तो बताते ही होंगे कैसे करना है, ऐसे क्या है। मैंने एक चीज़ मैंने फॉलो की, गूगल, सब तो सर्च करते ही होंगे गूगल में, है ना। तो उसमें टॉपर्स के एसेज आते हैं, टॉपर्स UPSC टॉपर हिंदी के भी आते हैं सब। तो टॉपर्स के ऐसे होते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि उनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है और लास्ट कंक्लूजन पार्ट होता है, एक इंट्रोडक्शन एक कंक्लूजन जो लास्ट में हम एंड करते हैं, वो चीज़ अगर आपकी बेस्ट हो ना, मतलब बेस्ट मतलब कि अट्रैक्टिव हो, ताकि जो आपका चेक कर रहा है उसको अट्रैक्ट करे, मतलब उसको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टॉपर्स, ये बोलना ही चाहिए, लेकिन जो टॉपर्स के एसेज हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मिल जाएगा UPSC टॉपर्स एसेज, ऐसा आप टाइप करोगे ना तो वो मिल जाएगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। तो उनको इंट्रो पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट आपको पूरा रखना है, ठीक है। थोड़ा आपको रिलेवेंट, मतलब टॉपिक से रिलेवेंट आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके अपने उसमें सेट करके आपको तरीका समझ में आ जाएगा, तो वो रट लेना है। ये चीज़ शॉर्टकट है एकदम, वो रट लेना, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। मैंने तो पूरा रट लिया था, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड जो ब्रॉड टॉपिक्स है, डेमोक्रेसी है, एंड और भी एजुकेशन और क्या क्या एम्प्लॉयमेंट समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। जितने भी ब्रॉड टॉपिक्स है आपको क्या करेंगे, उसका सर्च करेंगे एंड वो आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना। हिंदी में भी अच्छा रहता है उनका, काफ़ी UPSC स्टूडेंट्स का तो लेवल बहुत हाई होता है, टॉपर्स का तो और भी ज़्यादा। तो वो चीज़ आप रट लेंगे मतलब इतना समझ लेंगे कि हाँ इस चीज़ से हमें स्टार्ट करना है। मेरे पास अगर पेपर होता तो मैं आपको दिखाती, मैंने ऐसे ही किया था पूरा, ठीक है। और एंड कंक्लूजन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट में होता क्या है, अच्छा कोई पहले से पढ़ रहा है,
कोई मतलब अभी मेरे ख्याल से कई लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग मेंस भी दिए होंगे। अरे डरो नहीं प्लीज़ अच्छे से पार्टिसिपेट करो एक फ्रेंड समझ के, ठीक है। तो बताओ पहले से कौन कौन तैयारी कर रहा है? कोई मेंस दिया है? मेंस दिए हो? ओके। तो ऐसे में कैसा क्या फील होता है? डिफ़िकल्ट लगता है या फिर बैठ के कोई नहीं नहीं है। हाँ 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 अच्छा कोई नहीं। सर तो वैसे अच्छे से बता ही रहे होंगे ऐसे का, मुझे मैं सिर्फ ये अपना बता रही हूँ कि आप ये करना इंट्रो एंड कंक्लूजन पार्ट में, ठीक है। उसका मैं आपको एग्जांपल मैं अपने पेपर से दिखा दूँगी, ठीक है। वो अभी फ़िलहाल नहीं है। हाँ 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 वो हाँ आपने भेजा था, सर ने भेजा था मुझे कुछ, तो वो चीज़ है। हाँ अब मैंने मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम था, मैंने RTI से निकलवाया है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, ओके। तो ठीक है, अभी एक्चुअली कोई भी अगर उसके बाद डाउट हो ना तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, फेसबुक एंड व्हाट्सएप कुछ भी, ठीक है। ये हो गया ऐसे का पार्ट, ठीक है। बीच का जो भी कंटेंट है ऐसे का वो सब सर तो बता ही देते हैं, वो चीज़ मैं इस पर नहीं बोलूँगी। तो इंट्रो कंक्लूजन मैंने ऐसा किया था, ठीक है। एंड अब बताओ पेपर 3 क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ पब एक्ट, ठीक है। हाँ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पे फोकस करते हो आप लोग मेंस टॉपिक वाइज। अब मैं ये मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडियन हिस्ट्री लोग कैसे करते हैं, बुक हो गया पढ़ लिए हो गया बस, उसके बाद कोई राइटिंग प्रैक्टिस उसमें अलग से आप करते हो तब तो बहुत अच्छा है। और मैं कैसा करती थी, इंडियन हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम की बुक आती है इंग्लिश में एंड हिंदी में तो दृष्टि और कुछ आता है, तो बस पढ़ लिए एंड उसके बाद हो गया। और जब क्वेश्चन आता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अष्टप्रधान लिखो, तो पूरे 8 याद नहीं आते हैं किसी को, आते हैं आप लोग को? नहीं आते ना, वहाँ जाके भूल जाते हैं। ये तो याद आता है, हाँ ये था, इसका ये काम था, लेकिन बोलते क्या है? होता है ऐसा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आया था, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट जो भी उन्होंने किया था वो बताओ कौन कौन से ग्रुप, वो याद आता है? नहीं आता। हाँ तो ये चीज़, हाँ कुछ लोग होशियार हैं यहाँ पे तो मुझे तो याद नहीं आता, मतलब ये चीज़ पहले मतलब बता रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ CGPSC में क्या किया था, मैंने क्या किया था, टॉपिक्स लिखा था पूरा। पहले एक A4 पेज लिया था, उसमें इंडियन हिस्ट्री के पूरे टॉपिक्स लिखे थे, मैंने आपको भी भेजा था शायद। हाँ तो मैंने पूरे टॉपिक लिखे थे कि क्या क्या है सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में ये वाला टॉपिक है एंड इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टॉपिक मैंने A4 पेज में ऊपर मैंने ये लिखा। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा लिखा, ठीक है। एंड क्वेश्चन 1 क्या इससे आया था, तो मुझे याद है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी को पता होगा, जो देखता होगा क्वेश्चन पेपर, सिर्फ किसी साइट के बारे में पूछता है, ठीक है। तो बस यही आता है और कुछ नहीं आता। देखना आप लोग देखोगे ना सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर को, आपको कि सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। तो इससे हम मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, साइट्स बस पढ़ लो, साइट्स आप किसी भी बुक से जो आप फॉलो कर रहे हैं उससे पढ़ लेना है, ठीक है। तो ऐसे समझ में आया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ये चीज़ मैं वैसे बाद में आप लोग से बात करूँगी इस बारे में कि किसको हिस्ट्री कैसा पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसा पढ़ना है, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा तो ऐसा, ठीक है। ये चीज़ अभी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें गुप्ता एम्पायर एंड मराठा, ठीक है। गुप्ता में और मौर्य
क्या क्या उन्होंने पूरा याद कर लेते हैं कि हाँ ये रूलर के बाद ये आया, सुलूफ तुलूफ समथिंग कुछ है ना, तो ये ऐसा पढ़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम हाँ इन्होंने ये मंदिर बनवाया, इन्होंने वो मंदिर बनवाया। लेकिन CGPSC अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, आप देखा हो गया अभी थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं आपको। मतलब वो आपके व्यूज़, मतलब किस तरीके से आंसर लिखना है वो चेंज होता जा रहा है ना। तो आप पूछता है कि विमेन की कंडीशन क्या है, क्या रहता है विजयनगर किंगडम में, तो आपको शायद बहुत कम पता होगा कि क्या रहता था उसमें, पता है? याद नहीं, अभी इस समय पूछना ठीक नहीं है तो ऐसा हो गया है, तो वो चीज़ आपको प्रिपेयर कर लेना है पहले से, ठीक है। जैसे विमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस किंगडम में विमेन को ये रोल दिया जाता था, देवदासी कंडीशन भी उतनी ख़राब रहती थी, देवदासी था समथिंग कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आपको प्रिपेयर ज़रूर करनी है। ये चीज़ ऐसा नहीं छोड़ना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया और मुझे याद रहेगा, मैं वो लिख सकता हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस, देखो नोट्स मेकिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है पता है? मैं ना कभी पेपर नहीं लिखती थी, मतलब ये जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं ना, मैंने मेंस का नहीं लिखती थी, मुझे नहीं पसंद आता लिखना, ठीक है। तो मैं नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। मैं अच्छे से नोट्स ऐसे लिखती थी जैसे एक आंसर राइट कर रही हूँ मैं, मतलब कुछ मेंस का, ठीक है। तो मेरे नोट्स ऐसे होते हैं, तो मुझे एक प्रैक्टिस हो जाती है कि नहीं यार ऐसे करना है, तो मुझे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी नहीं करोगे, आप लोग करोगे, ठीक है। ये चीज़ पर्टिकुलर सब पे डिपेंड करता है, अलग अलग। इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री करना है आप, ठीक है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है बुक, साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना है पहले से, ठीक। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको पता ही है लक्ष्मीकांत है, और कैसे पढ़ना है उसको क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल, एकदम फ्रैंकली हाथ उठा के बताना। पार्लियामेंट सब पढ़ते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या पढ़ते हो? जैसे लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ते हो? क्या क्या लोकसभा, राज्यसभा, प्रोसीजर, वो कंडीशन समथिंग क्या क्या है ना, ये सब पढ़ते हो। अब लेकिन अब एक क्वेश्चन आ गया कि पार्लियामेंट पैरालिसिस के बारे में बताओ, हिंदी में क्या? हाँ, पार्लियामेंट का ठीक से काम नहीं करना, ठीक है, इसके बारे में बताओ। तो फिर अब क्या बताएंगे हम? ये बंद कर देंगे। हाँ, आवाज़ आ रही है ना सबको? हाँ बताओ। हाँ हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है। देखो ये चीज़ ना लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सिर्फ वही लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन आर नहीं हो रहा है, ये पूरा जो इन्होंने बताया ना ये पूरा दिया हुआ है। लास्ट में आप देखना जो लास्ट पेज है मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का लास्ट पेज है, उसमें दिया हुआ है कि ये सब क्या, बहुत सारे पॉइंट है उसमें, 10-11 पॉइंट है। तो हमको जो पढ़ना है ना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। ये चीज़ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि क्या है। पर खैर टर्म एक्चुअली पार्लियामेंट पैरालिसिस अगर पूछ लिया तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसको एक सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि पैरालिसिस मतलब काम ना करना किसी चीज़ का, है ना। तो पार्लियामेंट का काम नहीं करना, क्यों नहीं काम कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट का क्या फंक्शन होना चाहिए और अभी क्या वो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ लक्ष्मीकांत में दी है। तो आपको पढ़ना है ना तो अच्छे से मतलब देखना, ये चीज़ें फोकस करना, क्योंकि अब CGPSC अभी यही सब फोकस कर रही है। अब वो ये नहीं पूछ रही है कि लोकसभा में इलेक्शन कैसे होंगे और क्या क्या, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से करना, और ये सारी चीज़ें बुक पे दी रहती है, ठीक है। बस फोकस अच्छे से देखना है, मतलब ध्यान से देखना है कि हाँ ये चीज़ से ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पब एक्ट तो बहुत कम हो गया है। तो पब एक्ट के लिए सर तो दिए होंगे नोट्स अभी? हाँ, तो पब एक्ट ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है।
तो पब एड के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिसको फोकस करना है, लाइक मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है ऑब्जर्वेटिव। हाँ हाँ, तब तो बेस्ट है। ये जो है आप बस ये देखना सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, वो हर में फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ है, और बाकी नोट्स तो सर दे रहे हैं और वो तो सर बता ही देंगे अच्छे से, है। अब उसके बाद है सीजी हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ के पोर्शन को 75 मार्क्स दिया गया है ना, पूरे सेक्शन में। और छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपने देखा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा। अब उसमें 75 मार्क्स कवर कैसे करेंगे? इसका मतलब जितना डीप हो सके उतना डीप क्वेश्चन पूछना है उनको, है ना। और हमें तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसा मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसा प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, वही मेंस में रहता है, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, लाइक, है ना, छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ था, तो क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग बुक में, बिलासपुर में क्या हुआ था, दुर्ग में क्या हुआ था, यहाँ कौन कौन से लीडर थे, ऐसा पढ़ते हैं सब, है ना। ऐसे ही पढ़ते हैं कि यहाँ किसी ने आग जला दी, कहाँ सिंगरौली ने कहीं कुछ आग जला दी थी, यहाँ बच्चे स्ट्राइक पे निकल गए थे, यहाँ पे ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ऐसा सब पढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम प्रीलिम्स में करते हैं, लेकिन मेंस में भी हम वही पढ़ के जाते हैं। तो ये सबसे मतलब मिस्टेक करते हैं हम, सबसे बड़ा मिस्टेक मेंस। अब इसको मेंस की तरह कैसे देखें, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीएससी को मेंस के लेवल पे कैसे तैयारी करें, मतलब मेंस लेवल। देखो मैंने ये किया था कि अगर फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट होता क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ था, रीजंस क्या थे। रीजंस तो इंडिया के लिए एंड छत्तीसगढ़ के लिए सेम ही होंगे, है ना। तो कई बार पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, ऐसा पूछता है, तो रीजंस पूरे सेम वही लिखना है, ठीक है। क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ कॉमन इंट्रो जरूर देना है, सर वो मैं बाद में बताऊँगी, ये तो सिर्फ नोट्स एंड पढ़ने का तरीका है, वो चीज़ है, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखो मेन फोकस क्या करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। ये नोट्स मेकिंग मैं बता रही हूँ, आंसर राइटिंग मैं बाद में बताऊँगी। तो इसमें हम फोकस किए थे क्या क्या लीडर्स, क्या क्या कौन सा फोकस, मतलब कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किए थे। इसको हम लोग थोड़े से मतलब थोड़े से डीप उसमें लिखना है। कौन सी बुक आपने फॉलो करने बोली है? हाँ, बिहार, हाँ बिहार एक है, और एक हाँ बिहार, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने एक और फॉलो किया था, मातोश्री किया था, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। बहुत मतलब इतना डीप में भी नहीं करना है, खैर ज़्यादा डीप है वो, लेकिन इतना करना है कि आपको थोड़ा सा सेग्रीगेशन आ जाए कि हाँ ये लिख सकते हैं। लाइक स्टूडेंट मूवमेंट्स क्या हुआ था, तो स्टूडेंट मूवमेंट्स में सिंगरौली ने ये किया था, वो किया था, तरीका सेम है लेकिन थोड़ा सा सेग्रीगेशन का तरीका अलग है। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर दुर्ग में क्या क्या हुआ था, ठीक है, इस लीडर ने ऐसा किया था, ठीक है, अभी मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा है, इस लीडर ने ऐसा किया था। एंड कई जगह क्विट इंडिया स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए थे, कई जगह लेबर मूवमेंट्स हुए थे, कई जगह कुछ लेबर मूवमेंट्स थे, वर्कर मूवमेंट्स थे एंड समथिंग और कई जगह हुआ था, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा करके सेग्रीगेट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं वो ना नोट्स अपने में दिखाऊंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करना है मेंस में, ठीक है। सेम वैसा नहीं करना है जो प्रीलिम्स में था कि यार ये पार्टिसिपेट किए हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डीप वे में। ये चीज़ें इंडियन हिस्ट्री आप देखेंगे ना, बुक इंडियन हिस्ट्री की बुक, वो देख के आपको समझ में आएगा कि लिखना क्या रहता है, कैसे करना रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, उसमें आप देखें कैसा रहता है, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे दिया है, रीज़न दिया है, कौन से लीडर्स थे वो दिया है, उसके बाद दिया है कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस को ज़रूर फोकस करना है। हम इवेंट्स बस फोकस करते हैं कि ये इवेंट था, ये लीडर ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन रीजंस एंड सिग्निफिकेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। देखना अभी कई सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, स्वदेशी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें हम फिर सोचने लग जाते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे।
सिग्निफिकेंस में आपको लगता होगा कि नहीं इस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है। फेस करते हैं, जो लिखे होंगे वो फेस करते होंगे यार, उस समय याद नहीं आता क्या लिखे हैं इसमें। किसी चीज़ का महत्व अगर पूछेंगे, किसी इवेंट का महत्व पूछेंगे तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आता है। वो चीज़ बुक से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। महत्व पे फोकस करना है, इवेंट्स पे भी फोकस करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स कहाँ से क्यों और क्या हुआ। वो तो खैर छत्तीसगढ़ PSC में इम्पॉर्टेंट रहता ही है इवेंट्स, लेकिन मेन फोकस है इंट्रो एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब और क्या है इसमें, हाँ छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने फ्यूडेटरी क्या बोलते हैं इसको, फ्यूडेटरी स्टेट्स को, हाँ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा है। अच्छा ये बताओ जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हमने देखा है पूरा हर टॉपिक का। अच्छा ये बताओ कि यहाँ इनका विलय कैसे हुआ था वो आपने पढ़ा है। विलय कैसे, विलय बोलते हैं ना इंटीग्रेशन को, छत्तीसगढ़ में इंटीग्रेशन कैसे हुआ था वो आपने पढ़ा है। ये क्वेश्चन पूछा है एक बार कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ये बताओ मुझे। 14 थे, ठीक है 14 थे। उनका विलय कैसे हुआ था, ये चीज़ें हैं देखना आप, तुम टॉपिक दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम छोड़ देते हैं। हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि खैर हम लोगों को 14 याद भी नहीं होंगे कि शक्ति सबसे छोटा है और खैरागढ़ ने सबसे पहले किया और ऐसी कुछ फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ तो है ठीक है इतना समझ, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस है, मतलब पूरा स्टेप्स है कैसे हुआ विलय, ठीक है। वो चीज़ें आपको बिहार में शायद दी हैं, बिहार एंड मातोश्री में दी है, तो वो विलय कर मतलब पढ़ना है उसको, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ नहीं है, अच्छा ओके मेरे पास भी वैसे रखा हुआ है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो उसने क्या किया है मातोश्री में, पॉलिसीज़ आपने पढ़ी होगी कि ब्रिटिश ने क्या क्या पॉलिसी फॉलो की थी प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर लेने के लिए, ठीक है। जैसे रिंग फेंस पॉलिसी थी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाली सॉरी मैं ना हिंदी थोड़ा सा, ठीक है। तो रिंग फेंस सब्सिडियरी अलायंस था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ये सब कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो हुई थी वो चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई है ना। वो चीज़ें आपको पढ़नी है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ सब छोड़ देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। फ्यूडेटरी स्टेट्स है और इंटीग्रेशन भी एक टॉपिक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। इसमें हम फैक्चुअल पढ़ लेते हैं कि इस ईयर में ये, इस ईयर में ये, इस ईयर में ये। उसको जब क्वेश्चन आएगा तो हमको लिखने में भूल जाएंगे हम कि 1924 में क्या था, 55 में किसने संग्राम मंच बनाया, किसने जो भी था स्टेप्स आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख के करनी है और फिर उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अगर लिख के अगर आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ आप लोग डरो नहीं मैम इतना ज़्यादा बता रही है और हम नहीं, डर तो नहीं लग रहा है ना। काफ़ी देखो ये ना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और अगर ये लैंग्वेज मेन तो लैंग्वेज और इन सब पे अगर आप इस तरीके से करते हैं, मैं श्योर बता रही हूँ 100% गारंटी है। टॉप 10 अगर पूरा फॉलो करते हैं, टॉप 5 अगर पूरा फॉलो करते हैं, है ना, और अगर फिर भी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी देती हूँ। आप बस ईमानदारी से वैसे ही करना, ठीक है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है किसी को ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री इस तरीके से करना है, ठीक है। मेरे पास नोट्स है, मैं आप मेरे नोट्स हैं मैं वो दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट आउट में दे दूँगी तो आप लोग देख लेना। इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले खासकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं बहुत। हाँ ओके यार, हाँ हो चुका है। अच्छा हाँ आपने तो किया था, हाँ हाँ तब तो सही है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग सर्च से देख लेना, ठीक है। अब है कौन सा पेपर 4, पेपर 4 क्या है, साइंस है और मैथ्स और अप्लाइड। अच्छा मैथ्स से किसी को इसको डर लगता है ये बताओ मैथ्स नहीं होगा, अभी 50 मार्क्स हो गया फिर भी डर लगता है।
मुझे भी डर लगता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ फिर भी। तो मैथ्स ऐसा है, बहुत हम लोग लकी हैं, ठीक है, कि मैथ्स कम हो गया है। अब वो मुझे ना कई लोग बोल रहे होंगे अरे नहीं पहले अच्छा था, नहीं। तो साइंस, ठीक है, साइंस का सिलेबस, साइंस 75 मार्क्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है, ठीक है। एंड सिलेबस में क्या दिया है ये बता सकते हो? 10 तक का आएगा, 9-10 बोलते हैं, 9-10, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक्स वही हैं, लेकिन वो 12 तक का भी पूछता है कुछ टॉपिक्स में, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई टॉपिक ऐसा है कि बहुत डीप आता है, और कई लोगों ने दिया होगा क्वेश्चन मेंस दिए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आंसर्स आप लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं उसमें। दिया है आपने, कई लोगों ने मतलब मेंस दिया होगा, RTI से निकलवाया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो उसका यही है, मतलब उसका एक ये रीज़न है कि वो आपसे डीप में जानना चाह रहे हैं उस टॉपिक का। फॉर एग्जांपल जैसे C3 C4 साइकिल है, ठीक है, अब वो 9-10 लेवल में बहुत सिंपल तरीके से दिया है कि सर बस ये स्टेप्स है, ये होता है बस, और लेकिन उसका थोड़ा डीप वे में 11-12 में होता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि किस टॉपिक में हमको थोड़ा डीप, ज़्यादा डीप नहीं, थोड़ा डीप में जा सकते हैं हम, कौन कौन सी टॉपिक से वो पूछ रहे हैं। साइंस में साइंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। C3 C4 अक्सर रिपीट होता है, और बायो और सिस्टम से और भी रिपीट होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा कि रिपीट क्या हो रहा है और कौन से क्वेश्चंस में वो डीप पूछ रहा है। जो ऐसा लगता है, सबको लगता है यार सिलेबस से हट के है, ये तो कुछ भी दे रहा है CGPSC, ऐसा लगता है। तो वो चीज़ें वो डीप में पूछता है। लाइक एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो चीज़ें थोड़ा सा डीप में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा डीप में पूछता है, ठीक है। वो अभी मैं नहीं बताती, साइंस बोर हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। देन मैथ्स तो सबका ठीक है, बस 2 लोग की हैं, वो हो जाएगा 50 मार्क्स है, ठीक है। अब है अप्लाइड साइंस, आप अप्लाइड यार बिहेवियर साइंस, ओके। तो उसके लिए क्या करना है वो चीज़ तो आपने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन मैंने भी वैसे ही किया है, ठीक है। जैसा पहले जो भी बोला जाए, जो मैंने फॉलो किया है वैसा ही अप्लाइड साइंस में। और इसमें भी कई लोग को डर लगता है, मैंने देखा है कि UPSC लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बाहर के स्कीम्स पूछ लेता है इंडियन, और ये सब कुछ इंटरनेशनल भी पूछ रहा है उसने। तो वो चीज़ें ना शंकर आए नोट्स यहाँ के नोट्स, अच्छा आप खुद ले रहे हैं, तो ये चीज़ मैं कंसिडर करके चलती हूँ, आप लोग को आता है अच्छे से, ठीक है। हाँ शंकर आए बेस्ट है, हाँ ये चीज़ है। अब उसके बाद 5 क्या है? हाँ बहुत, हाँ ये सही क्वेश्चन है। साइंस में मैंने अब 2 बार लिखा है ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत लेंदी होता है एंड बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, और प्लस हमको डायग्राम भी बनाना है, उसमें लिखना भी है, और स्पेस अभी जो आप लोग खैर पहले से दे रहे होगे, मेरा ये सेकंड था, पिछले बार फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैं बनी हूँ। तो मेरा ऐसा था कि स्पेस काफ़ी कम, उसमें हमको डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है, तो वो हो नहीं पाता था। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत मतलब करना पड़ेगा। इसमें कैसे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसमें डायग्राम के साथ, डायग्राम जितना छोटा से छोटा क्लियर ना, छोटा चलो ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, है ना। क्लियर कैसा बना रहे हैं और किधर बनाना है, ये चीज़ पहले से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है इसकी, साइंस की खासकर, ठीक है। साइंस की पहले से प्रैक्टिस करनी है कि आपको आंसर्स जैसे इतना आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वो चीज़ अगर आप अपने जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ इतना स्पेस आप रख लीजिए। इसमें अगर आपको पूछ रहा है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है, तो इतने स्पेस में आप कॉपी में मार्क कर लो, इसमें मुझे कंप्लीट करना है, प्लस डायग्राम भी बनाना है। तो डायग्राम मैं किधर बनाऊंगा या फिर और लिखना कैसे है, वो चीज़ पहले से आप पूरा सोच के जाना है ना। वहाँ जाके ना मैंने देखा था फर्स्ट वाले में, ये जिसमें मैं बनी, उसमें क्या था, मैंने बहुत फेस किया था ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी, टाइम नहीं था उस समय। तो क्या होता था, मुझे
डायग्राम मुझसे बड़ा बन जाता था, मैंने की नहीं थी डायग्राम प्रैक्टिस, है ना। तो ये चीज़ मैंने इस बार इम्प्रूव किया अपना। तो डायग्राम बड़ा बन जाता था तो कई बार कुछ चीज़ों को छुपा देती थी, मतलब नहीं बताती थी, नहीं लिखती थी। कई बार मार्क जो एरिया रहता है उससे बाहर निकल जा रहा था। कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे पूरी चीज़ें बनानी लिखनी है आपको, तो मैं पूरा लिख नहीं पाती थी, पेपर ख़त्म, स्पेस ख़त्म हो जाता था। तो ये चीज़ पहले से करनी है। साइंस की खासकर पहले से प्रैक्टिस करके आना, पहले से लिख के आना पूरा। ये चीज़ें दिमाग में ना तैयार रखना कि हाँ आना है और इसमें मुझे डायग्राम बनाना है। कई चीज़ें, कई लोग होते हैं कि क्वेश्चन पूछे आंसर लिख के आ जाते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं। एंड जिसमें पॉसिबिलिटी है उसमें डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। मैंने कैसा किया था कि पूरा पढ़ा, लेट तो नहीं हो रहा है, ठीक। मैंने क्या किया था, पूरा पढ़ाई की, डायग्राम की प्रैक्टिस मैंने कैसे की थी, टॉपिक लिखा था, 2-3 पेज रख लिया था, टॉपिक लिखा था, ये टॉपिक है, इसमें जितना छोटा से छोटा डायग्राम हो सके ना उतना छोटा मैं बनाई थी। ऐसे इसमें ये बनेगा, इसमें मैं ये बनाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, ब्लड पूछ लिया है ना, तो ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू समथिंग, उसके बारे में हम लिख दिए। तो उसमें भी मैंने डायग्राम बनाया था कि हाँ ब्लड ऐसा है, अंदर आरबीसी बना दिए, ऐसे कुछ डॉट 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 डॉट, समझ में क्या आना है उनको, बस देखना है कि हाँ ये ब्लड है, ऐसा ऐसा। थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो जाता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, खुश हो जाता है जो भी चेक कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जितना कोशिश हो सके टॉपिक में आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो। और भले जैसे कंडक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल कंडक्टर पूछ लिया, सेमी कंडक्टर पूछ लिया, उसमें भी छोटा सा ऐसा ऐसा करके ना एक ट्यूब बना दो, ऐसा ऐसा करके प्लस माइनस लिख दो, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छे से अच्छा हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइंस को कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इस बार इम्प्रूव किया था। और क्या पूछ रहे थे, यही चीज़ ना डायग्राम का, तो ये चीज़ प्रैक्टिस आप कर लेना पहले से, ठीक है। भले और टाइम ना मिले किसी का, लेकिन साइंस ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 5 क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें फेस होता है किसी को प्रॉब्लम, फेस करते हो, क्या प्रॉब्लम है, चलो मुझे प्रॉब्लम भी बताते जाओ तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस बारे में बताऊँ मैं। क्या प्रॉब्लम फेस होता है, अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ कमिटी पूछ लेता है, और क्या, और बताओ। देखो मैं जब यहाँ स्टार्ट की इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन, तो मैंने क्वेश्चन देखा पूरा, मैं तो देख के डर गई कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रेंड्स क्या हैं, टैक्स, मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि टैक्स रिसीट क्या हो, समझ में आया ना, टैक्स एक्सपेंडिचर के ट्रेंड्स क्या है, मतलब सालों के ट्रेंड क्या है यहाँ पे। मैं तो देख के डर गई, मैं बोली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयारी करूँ इसका आंसर, कैसे मुझे आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस समय इकोनॉमिक्स में, कि किस तरीके से आंसर स्टार्ट करना है, किस तरीके से लिखना है। जैसे ट्रेंड्स पूछ रहा है, मतलब क्या पैटर्न रहा है, तो उसमें कैसे लिखना है, या ग्राफ बनाना है कि हाँ इस ईयर में ज़्यादा था, इस ईयर में कम हुआ, इस ईयर में कम हुआ, या किस तरीके से लिखना है। ये चीज़ मैंने बहुत फेस किया इकोनॉमिक्स में। अब इसके लिए ना क्या पीली वाली बुक क्या थी, बृहद संदर्भ, समग्र, तो एक जैसा नाम है, अच्छा, तो मैंने ना फिर वो बुक पढ़ी, वो हिंदी में है, समग्र है ना, तो उसमें ना इकोनॉमिक्स का पार्ट देखना, भले पुराना है लेकिन आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि उसने लिखा कैसा है, ट्रेंड कैसा है, मतलब जैसे वो ट्रेंड पूछता है ना क्वेश्चन, तो ट्रेंड कैसा है, तो उसने लिखा है कि इस ईयर से इस ईयर बढ़ा है, इस ईयर से इस ईयर कम हुआ है, बढ़ा है क्यों बढ़ा है, लास्ट ईयर से कम हुआ है क्यों कम हुआ है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसका फिर सर तो है, मेरा भी नोट्स आप देख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर है ना, तो उसमें इस तरीके से करना है इकोनॉमिक्स का। एंड इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें भी मैंने सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर देखा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विमेन, चाइल्ड एंड और क्या, रूरल डेवलपमेंट,
रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें। हर बार किसी ना किसी स्कीम के बारे में, ठीक है, विमेन से रिलेटेड एक दो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ICDS के बारे में पूछ लिया, तो वो चीज़ें ज़रूर। अभी देख रहे हो भूपेश गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, एंड साथ में इनका जनमन पत्रिका हो गया, संबल, ये सब है ना, तो वो सब तो पढ़ ही रहे होगे आप लोग। तो वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी है, स्कीम्स पार्ट सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। एग्रीकल्चर, अब रूरल डेवलपमेंट बोल दिया मतलब इसमें सब आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, एंड एजुकेशन वहाँ का कैसा है, कुछ ट्राइबल का भी पार्ट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब ट्राइबल जो है अब रूरल एरिया में आके सेटल होने लगे हैं, तो क्या क्या एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो इस चीज़ में आपको स्कीम्स पे फोकस करना है। एंड तरीका, वो चीज़ तरीका मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है। वो नोट्स मेकिंग में आपको समग्र में जैसा दिया है कि किस ईयर में क्या है, वो चीज़ें मुझे अभी याद नहीं आ रही हैं एक्चुअली, तो नोट्स मेकिंग मैं आपको अपने नोट से दिखा के एक बार एक सैम्पल दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी पहले नहीं आता था, लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है, तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग सर तो है ही इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से बताया होगा सर ने, ठीक है, तो वो छोड़ दो। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, कैसे लिखना है, वो सर ने बहुत अच्छे से बताया। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, ठीक है, अब इसमें जो मैंने किया वो मैं बताती हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में मैंने क्या किया, जैसे सबसे पहले देखा कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस टॉपिक में मिलता है, तो देखना आप ड्रेनेज सिस्टम या फिर फिज़िकल डिवीजन लाइक दंडकारण्य और पठार, वो सब है, उस पर ना काफ़ी 15 मार्क्स का 8 मार्क्स का देखना क्वेश्चन, उस पर फोकस रहता है। अब देखो उसमें क्या प्रॉब्लम, मैं अपने प्रॉब्लम भी बता रही हूँ कि मैंने क्या फेस किया था, कि आप देखो ये जैसे दंडकारण्य आया, ठीक है, दंड या गोंडवान आया, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, 20 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, कोई बताओगे, कैसे स्टार्ट करना है, कोई बस ऐसे ही बताओ फिर मैं बता दूँ। हाँ सर, ये पूछा है कि दंडकारण्य के बारे में, डिस्क्राइब दंडकारण्य फिजिकल डिवीजन, ऐसा बस सिंपल ये पूछा है, आपको कैसे लिखना है। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं ना क्या की थी, 4 अपने पास फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, 4 है। अब इसमें से कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, मैंने क्या किया था, टोटल 1 से 11 तक पॉइंट बनाया था, पूरा 11 तक। एक में लोकेशन क्या है, किस रॉक, क्या रॉक वहाँ मिलता है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तीसरा क्या सॉइल मिलता है, एग्रीकल्चर क्या है वहाँ पे, क्लाइमेट क्या है, कौन सी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, हाँ, और मिनरल्स क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, तो ऐसे करके ना मैंने पूरा 11 पॉइंट बनाया था, ठीक है, पूरा 11, सब में 11 ना। और मैंने क्या किया था, ये टॉपिक याद कर लिया कि कोई भी आएगा मुझे ये लिखना है जरूर, सबसे पहले लोकेशन, देन रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, जो भी ये पूरे टूरिज्म प्लेसेस, ठीक है, ये 11 पॉइंट मुझे सब में लिखना है। तो टॉपिक रट लेना, ठीक है, भले उसके अंदर का कंटेंट आए नहीं आए, टॉपिक रट लेना सबको, और टॉपिक को जाके आप वैसे ही स्टार्ट करना, डायरेक्ट भी स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, तब भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो सब में वो 11 पॉइंट याद कर लेना, शॉर्ट टॉपिक है, बस वो टॉपिक अंदर भले कुछ भी लिखो, कुछ वो तो लिख ही लेंगे हम लोग, प्रीलिम्स में तो बहुत पढ़ ही लेते हैं ना, तो वो चीज़ अच्छे से लिख लेंगे। तो 11 पॉइंट ऐसा पूरा याद कर लेना, ठीक, समझ आया, इस तरीके से करना है। तो आपको ना बिल्कुल उस समय सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार अभी क्या लिखें फिर क्या लिखें, इसमें क्या टाइम भी ज़्यादा लगता है और पूरा लिख भी नहीं पाते, कई चीज़ें भूल जाते हैं। इसमें सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, सारी चीज़ें लिख देंगे, और वो क्या करेगा पता है, जो चेक करेगा वो उसमें टॉपिक देख के आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखो इसका इंट्रो क्या होगा, इंट्रो भी यही होगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, कौन से स्टेट में है, ठीक है, लोकेशन
उसका इंट्रो यही होगा, ठीक है। तो आप उसको बेहतर है 0.5 से बता दें, या फिर छोटा सा इंट्रो दे दें कि हाँ ये एक ऐसा फिजिकल डिवीजन है जो इतना % कवर करता है। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ सीधा, नहीं कोई ड्रॉबैक नहीं है। थोड़ा देखो, अब वो एक्चुअली हम ना जो हमको पैराग्राफ में लिखना है वो चीज़ हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, और पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो काफ़ी डायरेक्ट हो रहे हैं और पूरी चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स तो फुल मिलेगा आपको, ये चीज़ मेरी गारंटी है। ये चीज़ मैंने थोड़ा अलग, मतलब अलग नहीं करते होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ मुझे सिर्फ पूरा मुझे 11 पॉइंट याद था, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना है आपको। हाँ हाँ, कोई अंतर नहीं है, 7 को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि उनको पॉइंट ज़्यादा दिखते हैं ना, तो मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ इतना बढ़ा है। हाँ हाँ, पॉइंट वाइज थोड़ा सा एक ऐसा है यहाँ पे कि जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा उतना ज़्यादा है, अब वो भगवान जाने वो कैसे करते हैं ठीक है, लेकिन है ये चीज़, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ आप ना कई सारे जो सेम टॉपिक होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें हम लोग, गोदावरी महानदी, गंगा और ये सब जितने भी हमारे यहाँ हैं, अब सबको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा तो ऐसे ही कॉमन पॉइंट बना लेंगे उसका, ठीक है। और सबका ऐसे या फिर ना आप टेबल बना के तैयार कर लेंगे, नोट्स अगर बनाएंगे आप लोग तो, कि हाँ ये कॉमन पॉइंट है। फिर उसके बाद महानदी हो गया, हसदेव जो भी है, ठीक है, उसमें हमको ये पॉइंट इतने पॉइंट कवर करने हैं। तो ये एक जनरल पैटर्न बना लेंगे सबका एक पैटर्न, मतलब ये फिजिकल डिवीजन का पैटर्न है, ये इस टॉपिक का फिर पैटर्न होगा, इस तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें और क्या है, इंडस्ट्री तो और जो भी है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने अलग की थी, बाकी सब तो वो कॉमन ही है, वो तो सर बताते हैं, ठीक है। और क्या है, बस ये हो गया। देन उसके बाद क्या है, फिलॉसफी, हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा तो फेवरेट है चलो ऐसे ये तो मैं बताती हूँ। देखो फिलॉसफी, ठीक है, एंड सोशियोलॉजी सोशल एस्पेक्ट। पहले मुझे ना फर्स्ट जब मेरा था तब मुझे मार्क्स मिला था 96 काफ़ी कम था। अगर उसमें एवरेज जितना सबको मिला है उतना मिल जाता तो मेरा रैंक और अच्छा होता, सेकंड थर्ड में पहुंच जाता शायद। तो मैंने क्या गलती की थी वो मैं बताऊंगी पहले, ठीक है। सोशियोलॉजी का है ना, सोशियोलॉजी हो गया यहाँ पे, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या किया था मैंने, जैसे कम्युनिटी के बारे में पूछा, मैंने कम्युनिटी के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही किया था कि जो पूछा था, ठीक है, वो बेसिक बस वो आंसर जो पूछ रहा है वो आंसर मैंने लिख दिया। एसोसिएशन क्या होता है तो मैंने एसोसिएशन लिख दिया, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताया था उसका। तो ये चीज़ मुझे ना सबसे कम मार्क्स मिला था सोशियोलॉजी में, और मेरा यूपीएससी में मेरा एंथ्रो ऑप्शनल है, तो मेरा काफ़ी एज है उसमें, मतलब मुझे, और मैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं सोशियोलॉजी तो एकदम निकल जाएगा मेरा एकदम आराम से। तो सबसे कम मार्क्स मुझे उसमें मिला था। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया वो मैं बता रही हूँ, इस बार थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया है सोशियोलॉजी धीरे धीरे। फिलॉसफी से बात करती हूँ। फिलॉसफी आपने कहाँ से किया है ये बताओ पहले, किया है, ये पहले पूछना पड़ेगा, किया है आपने, किया है, पूरे टॉपिक्स कवर किए, ठीक है। जैसे मैं अगर पूछूं क्या है, क्षणिकवाद है ना, हाँ, क्षणिकवाद में क्या किया आपने, तो उसमें एग्जाम्पल वाइज कुछ एग्जाम्पल डाला है कि क्या होता है क्षणिकवाद, मतलब, या फिर सिर्फ फिलॉसफी डाली है कि क्षणिकवाद में ये होता है। हाँ, तो ये चीज़ ना आप लोग ट्राई करना कि जो भी फिलॉसफी है ना उसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे वो प्रैक्टिकली यूज़ हो, ठीक है। जैसे क्षणिकवाद की कई सारे एग्जाम्पल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक्चुअली मैंने वो तैयार किया था कि प्रैक्टिकल चीज़ों में कैसे उसको इम्प्लाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, हम लोग सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम
मतलब इससे जो भी हम बनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस कहीं भी हम जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है कि जो भी स्कीम्स हैं हम फॉर्मुलेट करते हैं, नई नई स्कीम्स फॉर्मुलेट करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो हर चीज़ का, और हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है हम उस प्रॉब्लम को देख के हम उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, ये चीज़ हम करते हैं। नौकरी में हम यही चीज़ करते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज में करते हैं। आपका आंसर भी ना उसी तरीके का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है ये कि जो आया हम रट के पूरा लिख दिए, उसको प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिकल वे में कैसे पॉसिबल है, वो फ़िलासफ़ी का जो भी फ़िलासफ़ी है उसको प्रैक्टिकल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है अभी के लाइफ में, उस चीज़ों को भी फोकस करना है। ठीक है, ये चीज़ों पे करना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मैं हर टॉपिक में मैं बता दूँगी। ठीक है, अभी तो खैर टाइम नहीं मिलेगा अकेडमी में, तो मेरे नोट्स हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। हाँ, देखो हर में पॉसिबल नहीं है, इतना करते रहेंगे तो फिर फ़िलासफ़ी पे ही मतलब जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हमारा टाइम उतना ही चला जाएगा। जिसमें पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें पॉसिबल है। हाँ, हाँ हाँ, इनके एग्जाम्पल्स आपको आराम से मिल जाएंगे। मैंने ना अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने यार फ़िलासफ़ी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या फ़िलासफ़ी है बताओ तो जैन की, अभी अचानक याद नहीं आता है नहीं बोलने में। हाँ, स्यादवाद, हाँ स्यादवाद हो गया, और क्या है, अनिकांतवाद, है ना, ये सब। तो इसमें ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे। अब मुझे ना अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल। आप ना गूगल में टाइप करना कि एग्जाम्पल्स ऑफ स्यादवाद इन प्रैक्टिकल लाइफ और समथिंग एग्जाम्पल्स ऑफ स्यादवाद, ऐसे डालोगे ना तो आपको बिल्कुल मिलेंगे। ये चीज़ अगर आप देखो नहीं डालोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर डालोगे तो ज़्यादा अच्छा खुश हो जाए मे बी, शायद। ये सबका तुक्का होता है, ठीक है। वो इन्विजिलेटर या इसको चेकर को कौन खुश करे कौन नहीं, किससे खुश होते हैं ये तो वो ही जानते हैं। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं हो रहा है उसमें मत करो, जिसमें पॉसिबल है, जिसमें मिल रहा है उसमें कर लो। एक बार में मिल गया उसके पीछे टाइम मत इन्वेस्ट करो कि अनिकांतवाद में ही पूरा टाइम यार मिल नहीं रहा है पूरा उसी में टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आप करोगे। हाँ, इंग्लिश वाले लोग के लिए मैंने किया था पतंजलि सर ही लेके आए थे दिल्ली से नोट्स पतंजलि के, ठीक है। मैंने पतंजलि से किया था। थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार स्टार्टिंग में, मैं भी पहली बार पढ़ी थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन थोड़ा सा ना मतलब उसको बोरिंग तरीके से नहीं करना कि यार बहुत बोर है, पढ़ना है, मजबूरी है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करना ना तो बिल्कुल हो जाएगा वो। और टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा लगता है समझने में, थोड़ा टाइम। हाँ, अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, अच्छा, वेस्टर्न आप कहोगे? अच्छा, वेस्टर्न मैंने पूरे फ़िलासफ़र्स का मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। क्या है, पूरे का नोट्स मिलता नहीं है, सारे तुम लोगों ने फेस किया होगा इंग्लिश मीडियम, सारे वेस्टर्न, और है भी ना इतने डिफ़िकल्ट वे में दिया है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। किया आपने, मैंने भी ना इतना टाइम वेस्ट किया है उसको समझने में, लेकिन एट लास्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो उसको आप आराम से लिख लो। क्या क्या ड्यूई और जॉन ड्यूई और प्रैग्मेटिज्म और ये सब ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको अगर मैं अभी पूछूं बताओ क्या होता है, आप बता नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ़िलासफ़ी में यही फोकस करना, भले आप रटो मत कि ये चीज़ें हमें ये लिखनी है, बस कॉन्सेप्ट। हाँ, अनेकांतवाद में क्या होता है, बहुत अनेक चीज़ें हैं, ठीक है, कोई यूनिक नहीं होता है। स्यादवाद में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होता, हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सिंपल वे में याद करो, उसका कॉन्सेप्ट ही याद कर लो, ठीक है, कि स्यादवाद क्या है, कोई चीज़ें पर्टिकुलर है नहीं कि, और हम रिलेटिवली हर चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ है ना, यही है ना। तो कॉन्सेप्ट
समझ जाओ, लिखना रटना वो चीज़ मत करना फिलॉसफी में। अगर रटने बैठ गए ना तो फिर फिलॉसफी तो हो ही नहीं, मतलब पूरा टाइम फिलॉसफी में ही निकल जाएगा। ठीक है, फिलॉसफी हो जाएगा। हाँ, और अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, और सोशियोलॉजी मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि 14.5 अभी मुझे पता नहीं कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन अच्छे ही होंगे। इस बार वैसे पेपर 7 टफ भी आया था, नहीं बहुत टफ था पेपर 6 का याद नहीं है कैसा था, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया था सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में कोई भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, सोसाइटी, एसोसिएशन, अनोमी और ये सब जो है ना, उसमें आपको उसका सिर्फ जैसे व्हाट इज़ अनोमी ये नहीं लिखना है, उसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस या उसकी कुछ भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन जो भी है वो ज़रूर फोकस करना है। ये चीज़ें हमको प्रैक्टिकल पूरा, मतलब ये पेपर 6 है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगा, उसमें फोकस करना है पूरा पेपर 6 को। इसलिए पेपर 6 लोगों को टफ भी लगता है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। सोशल एस्पेक्ट में भी यही चीज़ है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी आपको ऐसे करना है। कम्युनिटी पूछ रहा है, कम्युनिटी लिख दिया, व्हाट इज़ कम्युनिटी, एग्जाम्पल दे दिए कम्युनिटी का, प्लस इम्पोर्टेंस भी लिखना है कि ये है इम्पोर्टेंस कम्युनिटी का, सब में लिखना है। ठीक है, 30 वर्ड्स में है ना, तो व्हाट इज़ कम्युनिटी लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, एक लाइन अगर नीचे बच रहा है ना तो लिख दो, उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। अगर नहीं हो रहा है मान लो इम्पोर्टेंस का, तो इंट्रोडक्शन मतलब उसकी डेफिनेशन में ही इम्पोर्टेंस को जोड़ के लिख दो, लेकिन इम्पोर्टेंस ज़रूर लिखो, है ना। किसी चीज़ का एप्लीकेशन मतलब सिग्निफिकेंस ज़रूर लिखो। ठीक है, सोशियोलॉजी खासकर, है ना, हर चीज़ का हर आंसर में ऐसे ही करना। मैं तुम लोग को बताऊंगी, बहुत देखना मार्क्स कई में मुझे 0 मार्क्स मिला है। मैंने पूरा हर चीज़ किया है, पूरा हर चीज़ सही लिखा और 0 मार्क्स मिला है मुझे। तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, अब है सोशल एस्पेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत तरीका इसमें चाहिए पढ़ने का एंड लिखने का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सेल्फी क्या होता है, क्या पढ़े हो सेल्फी के बारे में? पेय पदार्थ है, कौन पीता है, ये कौन सा ड्राइव यूज़ करता है, और बताओ क्या है? मुड़िया कर। ठीक है, अब मैं इसमें बोल दूँ कि आपको 20 मार्क्स में लिखना है, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? हाँ, तुम्हें पता है। और बताओ सब, क्या थोड़ा सा डाउट होगा, थोड़ा सा वहाँ पे लगेगा यार इसमें क्या लिखें, सोचने में टाइम जाएगा यार क्या लिखें, क्या लिख सकते हैं, फिर कुछ भी लिख के आ जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ हाँ, अच्छा, तो आता है सबको? अच्छा, आंसर राइटिंग में यही सिखा रहे हैं। तो आपको सोशल एस्पेक्ट के जो भी टॉपिक है सबका सिग्निफिकेंस लिखना है, सबका सिग्निफिकेंस पढ़ना है ना। जैसे लोक नृत्य की बात अगर होती है, ठीक है, तो लोक नृत्य क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्या है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है लोक नृत्य का, ये अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बता नहीं पाते। मैं तो बिल्कुल, मेरा फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें तो मैं इस तरीके से प्रिपेयर नहीं की थी, मैं बता ही नहीं पा रही, मतलब लिख ही नहीं पा रही थी क्या है, तो उतना मार्क्स मुझे कम मिला था। मैंने बताया पेपर 6 में मुझे कम मार्क्स मिला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने हर टॉपिक का सिग्निफिकेंस ज़रूर लिखा। ठीक है, कल्चर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि सोशल एस्पेक्ट का आपका जो भी टॉपिक है, जो भी कल्चर है, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका ट्राइबल में क्या सिग्निफिकेंस है, वो ज़रूर लिखना है आप। ठीक है, ऐसा करना है। आप लोग खैर आंसर राइटिंग वाले बैच हो तो आपको पता होगा, सर ने करवाया होगा बहुत अच्छी तरह। अच्छा, कुछ लोग हैं, अच्छा, तो मैंने ये हर टॉपिक के लिए मैंने ऐसा किया। सॉन्ग के लिए भी ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉन्ग को, लोक गायन है ना, लोकगीत में अब क्या इंपॉर्टेंस है, अगर पूछ लिया मान लो कि लोकगीत क्या सुआ का क्या इंपॉर्टेंस है, मान लो सुआ गाना जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सुआ गीत का, अब क्या बोलोगे उसमें, तो हम यही बोलेंगे हाँ ये गाते हैं, इस फेस्टिवल में गाते हैं, है ना। अब इम्पोर्टेंस पूछेगा तो आपको याद नहीं आएगा क्या है, क्या लिखना है, क्या समझ ही नहीं आएगा।
तो इसके लिए आपको सोशल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, जो भी है, जितने भी इम्पोर्टेंस उसका है ना, उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। और कई सारे और क्या क्या टॉपिक हैं सोशल एस्पेक्ट में, बता दो मुझे क्या क्या है, और बताओ क्या क्या है सोशल एस्पेक्ट में, क्या क्या आता है। और लोक गायन हो गया, लोक नृत्य हो गया, पंडवानी, हाँ, तो हाँ, इसका भी मैंने ना पूरे लोक नृत्य का डांस ड्रामा, क्या बोलते हैं, डांस ड्रामा को क्या बोलते हैं, पंडवानी हो गया, नाट्य, लोक नाट्य हो गया, ये सब का एक कॉमन पैटर्न बनाया था सब। जैसे मैंने ये जानकारी वाला बताया ना, ये कॉमन एक पैटर्न बनाया था कि जो भी आएगा, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक ड्रामा, मुझे ये पॉइंट उसमें लिखना जरूर है, ठीक है। और वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स बनाए हैं कि हर चीज़ में मुझे ये पॉइंट ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे आंसर्स बहुत जल्दी मैं लिख लेती थी, ठीक है। मैंने फर्स्ट में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पहले अपने क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब पूरे कंप्लीट कर लेती थी, पूरा हर चीज़, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जल्दी लिखने के लिए, पूरा हर चीज़ याद करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। पहले से कॉमन पैटर्न आप इस टॉपिक में कुछ भी आए, फोक सॉन्ग में कोई सा भी सॉन्ग आए, मुझे ये टॉपिक ज़रूर लिखना है, भले अंदर कुछ भी लिखो, अंदर को सबको पॉसिबल ही नहीं है याद होना, ठीक है, कुछ भी लिखो, लेकिन ये पॉइंट लिखना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट है, ठीक है। अब वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, वो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ सोशल एस्पेक्ट में आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और क्या है इसमें, और हाँ युवागृह, तो ये चीज़ ना मैं आपको अपने नोट से ही आपको बताऊंगी, वो चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने किया है, बहुत अच्छे से, तो वो चीज़ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। और ये बस जनरल पैटर्न आपको बनाना है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। और प्लस हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारों में, अभी गवर्नमेंट करंट से रिलेटेड आपको कुछ भी करंट का पार्ट होगा, मान लो जैसे युवागृह हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, उसके कॉमन जनरल पॉइंट है, हम वो लिख लिए, उसके अंदर लिख लिए, लास्ट में लिखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए, ठीक है। जैसे घोटुल, हर जगह 100 घोटुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, ठीक है, हर 100 जगह घोटुल बनना है, हाँ, तो ये चीज़ ज़रूर डाल देना कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ठीक है, आप बताइए होंगे। तो ये चीज़ करंट का अगर वो पार्ट है ना, इसमें करंट ज़रूर जोड़ना ना सोशल एस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है सब। और इसके बाद है पेपर 7, तो भगवान मालिक वो पेपर बहुत अलग आ रहा है, वो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसका क्या है, इस बार तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो पेपर 7 आप ऐप पूरा कर लें, आप पेपर 7 हुआ है यहाँ पे, हाँ लेंगे, हाँ, तो एक्ट कर लेना, एक्ट में जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी फंक्शंस अगर आप दिया रहता है ना, वो चीज़ अच्छे से कर लेना। आईपीसी सीआरपीसी बहुत पूछ रहे हैं, तो आईपीसी सीआरपीसी कर लेना, खासकर वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, वो आप टाइप करोगे गूगल में तो बिल्कुल वो मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब वो चीज़ सब करंट है, वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज़ें वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसमें आप देखना 2 साल में क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, 3 साल हो गया, अब तो 18, 19 और 20 का भी हो गया मेंस, है ना। किस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस कर रहा है, इंडिया वॉर्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है उसको, है ना, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान समथिंग इनसे पूछता है, तो ये चीज़ ना क्वेश्चन पेपर देख के ही करना, ये चीज़ें थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करना मुश्किल है ना। तो ये चीज़ें आप लोग क्वेश्चंस देख के और करंट में क्या चल रहा है उसके बेसिस पे, पूरा करंट फोकस रहेंगे, है ना, तो ये चीज़ करना, ठीक है। और क्या, बस हाँ, ये तो हो गई नोट्स मेकिंग इसकी। आंसर राइटिंग भी जैसा नोट्स मेकिंग है वैसे ही आंसर राइटिंग है, जैसे मैंने बताया, पूरे टॉपिक्स जनरल पैटर्न जो लिखना है आपको वो लिख दो, लास्ट में गवर्नमेंट जो कर रही है वो लिख दो, बस आपका आंसर यही, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो और क्वेश्चंस कुछ
कोई क्वेश्चन है? अच्छा देखो ये चीज़ ना, देखो अब ये ना इंडिविजुअली सब पे डिपेंड करता है। कई लोग क्या है पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कई लोग 3 दिन में सोचते हैं कि 3 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ कंटिन्यूटी में एक सब्जेक्ट। जैसे मेरा भाई है तो उसको एक दिन में 5-6 सब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक में फोकस नहीं, बोर हो जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ आप पे डिपेंड करती है। अगर एक दिन में अगर पूरा कर लेंगे कंटिन्यूटी अच्छे से तो ये तो अच्छा ही है ना। और अगर 2-3 सब्जेक्ट करेंगे तो ये तो और भी अच्छा है। 2-3 सब्जेक्ट में आप एक सब्जेक्ट लैंग्वेज को ज़रूर देंगे रोज़, है ना। करंट बिल्कुल नहीं। और हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, करंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। करंट पे ज़रूर फोकस करना है। संडे को, सैटरडे को आपको करंट ज़रूर देखना है। करंट में आप गवर्नमेंट का जो साइट है जनसंपर्क, है ना, वो आप ज़रूर देखेंगे। जनमन पत्रिका है वो ज़रूर देखिए। संबल बहुत सारे आते हैं, जानते हो आप लोग, देखे हो, जनसंपर्क देखते होगे, है ना। तो वो पूरे एक्शंस गवर्नमेंट की वो ज़रूर देखना है आपको। और देखो उसको कैसे देखना है पता है, देख लिया आपकी क्या है, ये वाला न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम किस टॉपिक में लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आपको सिलेबस जब अच्छे से पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सिलेबस का इतना इम्पोर्टेंस है आपको। और जैसे समझ में आ गया घोटुल है तो हम यूथ डॉर्मेट्री में इसको लिख सकते हैं, घोटुल के ये एक्शंस है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो करंट नहीं छोड़िएगा, करंट बिल्कुल करना है आपको। प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। और क्या, और कोई क्वेश्चन? बस आ गया समझ में? और कोई डाउट है? हाँ जनरल क्वेश्चन कुछ भी पूछो, ट्रेनिंग पूछो, क्या है, क्या बनना चाहते हो। कई लोग का डीएसपी होगा, डीएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ फिजिकल का पैरामीटर है, हाइट होता है, आपके आईज बिल्कुल सही होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 6x6 जो होता है वो होना चाहिए। चेस्ट का कुछ मेजरमेंट होता है, वो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, हाँ लिखा रहता है हाइट, लेकिन अब वो ना कंफर्म कर रहे हैं तो मैडम डीएसपी है तो ट्रेनिंग में क्या मजा आ रहा है, ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे ये एसटी में 163 रहता है नहीं। अच्छा बहुत ज़रूरी है आपको ये पता होना, वो सही पूछ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि क्या क्या ज़रूरी होता है। मेरे साथ 8th रैंक आया था अभिसार पांडे, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? अभिसार पांडे का 8th रैंक आया था, लेकिन उसको कलर ब्लाइंडनेस निकल गया और उसका पूरा पोस्ट ही निरस्त हो गया, डीएसपी बना था वो। तो ये चीज़ें आपको सबको पता करनी है। अगर आप डीएसपी डाल रहे हैं तो पहले से ये इंश्योर हो जाओ कि आप वो फुलफ़िल करते हैं, वरना कोई पोस्ट नहीं मिलती। अगर उसमें फेल हो गया ना तो कोई पोस्ट नहीं मिलती। हाँ अभी 71 रैंक आया, आप सोचिए, पहले नहीं 71, हाँ 71, 8th रैंक से 71 रैंक पहुँच गया वो। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये लोगों को पता नहीं रहता है, वो डाल देते हैं डीसी देन डीएसपी, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस किसी को पता नहीं रहता है कि हमें है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लेना, खासकर लड़के, है ना। तो ज़रूर फोकस कर, मतलब ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। और क्या, और प्री की ना एक्चुअली कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती नहीं है, स्ट्रैटेजी मेंस की होती है ना। प्री में बस पढ़ना है रटना है, पढ़ना है रटना और रिवीजन करना है, बस जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। करंट पढ़ना है ज़रूर, है ना, जितना हो सके उतना रिवीजन सबसे ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन, मतलब ये भी सब है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन, हाँ मैंने ये स्ट्रैटेजी पे फोकस किया ना, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब पूरा किया और रिवीजन नहीं किया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। और रिवीजन करते समय ना किस चीज़ पे ध्यान देना, जैसे ये पॉइंट है, ये 11 पॉइंट्स हैं, बस 11 पॉइंट्स को याद करना, ठीक है। अंदर अगर टाइम नहीं है तो अंदर के कंटेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये पॉइंट याद कर लो कि हमको ये लिखना है, अंदर वो ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन इस तरीके से करना है आपको, ठीक। और क्या, हाँ
अब वो देखो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको अपनी मनचाही पोस्ट मिल गई तो आप मत पढ़ो, आराम करो। हाँ अरे मत पूछो, 18 सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे, 18 सब्जेक्ट हैं, IPC CRPC माइनर एड, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ खुशी रहती है, आप बन गए हैं, अब उसमें तो निकालेंगे, अब DSP बन गए, कोई रोकेगा थोड़ी, तो वो चीज़ें तब इजी हो जाता है। बनने के बाद की लाइफ बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है, बहुत। तो आप लोग बिल्कुल अगर बनना चाह रहे हैं, डिटरमिन्ड हो और बिल्कुल बनो, मैं बता रही हूँ बहुत अलग लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन है, घर वाले खुश, बाहर वाले, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, 1 साल की बात है यार, बस 1 साल। अभी क्या है, मई कब हो रहा है प्रोजेक्ट? फेब में देना है, बस थोड़े महीनों की बात है। एकदम जम के पढ़ो और बिल्कुल मतलब पढ़ो, बस निकालना ही है सब, है ना। और बन जाओगे तो फिर अलग ही है फिर तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो जैसे अब मुझे थोड़ा आगे पढ़ना है तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ में कई लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो एक बार बन गया तो फिर बहुत अच्छी लाइफ है ना। कुछ भी कोई सी भी पोस्ट मिले, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़े महीने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, एकदम ऑनेस्टली, एकदम ईमानदारी से पढ़ो। जितना टाइम पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, रोज़ 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं एक दिन ज़्यादा पढ़ ली, एक दिन कम पढ़ रहे, है ना। ईमानदारी से अच्छे से करो और बिल्कुल निकलेगा। मैं बता रही हूँ, ये सब आप फॉलो करोगे ना, बड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये श्योर शॉर्ट मैं बता रही हूँ स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छे से एकदम करना। हाँ अच्छा देखो, जैसे सबका एक अलग अलग एज होता है। कई लोग पैराग्राफ में अच्छा लिखते हैं, कई लोग पॉइंट वाइज अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में कम मार्क्स मिलेगा या फिर पॉइंट में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बस हाइप बना के रखा है लोगों ने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वाइज डिपेंड करेगा, जैसे 175 मार्क्स का अगर वर्ड्स का बोल रहे हो, उसमें अगर पॉइंट वाइज लिखोगी ना तो उसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करोगी और उसमें वो कंटेंट नहीं देखते, पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखो, फिर ऐसा है, मतलब वो चीज़ें आप अच्छा ये एक्चुअली ना ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर 30 मार्क्स में आपको पूछेगा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ऐसा मान लो पूछ रहा है कि किसी का महत्व पूछ रहा है, ठीक है। तो महत्व पूछ रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा एक लाइन लिख दो कि हाँ ये चीज़ ये है एंड उसका महत्व ये, बस ऐसा। तो ये क्वेश्चन वाइज एक्चुअली डिफर करता है, ये चीज़ आप पर्टिकुलर एक नहीं ये बना सकती कि 30 वर्ड्स में ये लिखना है, 175 वर्ड्स में ये लिखना है। कई बार कुछ क्वेश्चंस, कई बार व्हाट इज़ को 175 वर्ड्स में पूछ लेता है, कई बार सिग्निफिकेंस या ऐसी चीज़ को 30 वर्ड्स में पूछ लेता है। CGPSC का तो भरोसा नहीं है, कुछ भी कैसे भी पूछता है, तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करेगा। और ये चीज़ बिल्कुल मत सोचो कि पॉइंट एंड पैराग्राफ में लिखूंगी, पैराग्राफ में तो कम मिलेगा या पॉइंट्स में लिखूंगी तो ज़्यादा मिलेगा, तो कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ में लिखती हो ना तो अंडरलाइन ज़रूर करो, कुछ चीज़ें है ना करते हो ना, हाँ वो चीज़ ज़रूर करो, तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं फोकस करना चाह रही हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर करना। पॉइंट्स में ऑलरेडी उनको दिख जाएगा सामने, सबको अंडरलाइन करना, ठीक है। ये मुझे लगता है ज़्यादा आसान तरीका है। एक पॉइंट, एक टॉपिक डाल दो, भले अंदर कुछ भी लिखो, ठीक है, पॉइंट तो दिख गया उनको कि हाँ इसको पता है कि इतने पॉइंट है इसमें, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉइंट डाल के आ गए ना तो ज़रूर वो पढ़ के जाना, तैयार करके जाना। और अगर मान लो कुछ ऐसा टॉपिक, हाँ ये चीज़ है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आपको पता नहीं है, तब उसको कैसे अटेंड करते हो, कैसे करते हो आप लोग। UPSC में मैंने मेंस दिया है, ठीक है, उसमें ना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्या पूछ रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, क्या बना, मतलब हमसे क्या जानना चाह रहा है। तो उसमें ना अपन क्या करते हैं, एक वर्ड पे फोकस करते हैं कि इस वर्ड पे फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड फिर हम लिख देते हैं, ऐसा है।
तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ है और इससे रिलेटेड लिखता है। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में आपको ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, जैसे देवार जाति आया था, मुझे देवार जाति के बारे में नहीं पता था पहले उसमें, है ना। तो देवार क्या है, कैसा है, आपको क्या करती मैंने ना देवार को पनवानी से जोड़ दिया था कि शायद देवार से कुछ पनवानी का रिलेशन है, शायद कुछ हाँ कुछ ऐसा था। तो मैंने वैसे करके ना फिर पंडवानी लिख दिया था तो ऐसा भले कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कुछ तो सही होता है ना। तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 1-2 मार्क्स से आपको। तो छोड़ने से अच्छा उसमें कुछ ना कुछ लिखो, बिल्कुल मार्क्स मिलेगा सब में, छोड़ना नहीं आपको क्वेश्चन, है ना, ठीक है। और कुछ ना 2 दिन छुट्टी है मेरी, तो उसके बाद बताओ और कोई कुछ पूछना है? अभी खैर याद नहीं आता कुछ लोगों को, बाद में फिर याद आता है नहीं क्या पूछना है क्या नहीं। अच्छा हाँ, देखो इस बार क्या हुआ था, मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं था पढ़ने का, बहुत कम समय में मैंने मेंस की तैयारी की है। तो जब मैं पेपर लिखने गई थी, इसके पहले वाले में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार मेरे क्वेश्चन छूटे फर्स्ट 1-2 पेपर के। वो कैसे हुआ, मैंने ना 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, और ये सब में ज़्यादा फोकस किया, उसमें अच्छे से लिखी ना, कुछ भी क्वेश्चन आया पूरा भर के मत लिखी। फिर धीरे धीरे अब उसको आराम से आप लिखोगे तो लास्ट तक जब ज़्यादा 175 वर्ड्स वाले आते हैं उसमें फिर टाइम ख़त्म हो गया मेरा, तो वो चीज़ मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। ये मेरे फर्स्ट पेपर 2 पेपर 3 में ऐसा हुआ मेरा, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पीछे से स्टार्ट किया, 175 वर्ड्स को बहुत अच्छे से लिखी, पीछे से आगे बढ़ती थी। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स तो मिलेगा ही, आप 1 लाइन भी लिखो, 1 लाइन 2 लाइन लिखो, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर करिए। तो आप लोग ये ज़रूर करना, जो जिनका छूटता है पीछे से स्टार्ट करना, ठीक है। पीछे जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसको बहुत अच्छे से करो। फिर उसके बाद मैंने ये फॉलो किया ना, फिर मेरे सारे पेपर कंप्लीट हुए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना। मैंने तो रिवाइज़ किया था, 4 दिन काफ़ी हेक्टिक होता है अपना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा चाहिए होता है, उस समय थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको पहले उसको रिवाइज़ करना। जैसे मैं 2 बजे उठती थी सुबह और एग्ज़ाम कितने बजे, 8-9 बजे होता है, ठीक है। मैंने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एग्ज़ाम में जाने के पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे रिवाइज़ करना है, तो बस पलटती थी। आपको याद नहीं करना है पूरा, बस पलटो, बस एक बार देखते जाओ, पलटते जाओ। तो आपका 3-4 घंटे अगर मेरे को मिला, 3 से 8 बजे तक 5 घंटे मान लो मिल गया, है ना। उसमें मैं एक सब्जेक्ट को ना ऐसे ऐसे पलट के देख लेती थी। रिविज़न के समय रिविज़न आप कर रहे हैं ना, तो सिनॉप्सिस क्या है, ये पॉइंट्स है। सिनॉप्सिस यही होता है कि ये जो पॉइंट्स मैं जनरल पैटर्न आपको बता रही हूँ ना, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है ना। तो रिवीजन करते समय आपको वही सिनॉप्सिस, और आप ना वो लिख के रख लेना अलग, और रिवीजन के समय आप वही, मतलब जो उस दिन रिवीजन करते हैं ना, वही आप देख लेना। तो क्या था, सारे सब्जेक्ट है ना, सुबह 3 से 8 बजे तक मैं एक देख लेती थी। फिर उसके बाद हाँ वो मैं बता रही हूँ, रुको देख लेती थी ये। फिर बीच में 2 घंटे का गैप रहता है, 2 घंटे में भी जल्दी जल्दी खाना खाए और फिर मैं देखती थी। और उस चीज़ों को फोकस करना, पहले से ना टिक करके रखना कि ये चीज़ें मैं बहुत भूल रही हूँ। जैसे अष्टप्रधान की बात बोली मैं, वो जितना भी पढ़ो वो भूलना ही है। इंडियन हिस्ट्री का अगर मान लो पेपर है तो आप उसके पहले अष्टप्रधान पढ़ लिए, है ना, और जो भूलने लायक है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भूलने लायक है, उसको पढ़ लिए। तो पहले से ना आप ये टॉपिक को टिक करके रख लेना कि ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, और ये चीज़ मुझे ना एग्ज़ाम के जस्ट पहले देखना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे साइंस में मैं भूल जाती थी वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब का क्या क्या सिस्टम है, क्या है टॉपिक क्या है, तो ये चीज़ मैं भूल जाती थी। और जैसे ये 11 पॉइंट्स हैं उसको देख लिए। तो ये चीज़ें जो आप भूल रहे हो उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। नहीं
कुछ भी नहीं, मैं तो पूरा भर के आती थी तो इसमें कुछ भी नहीं है। और पूरा अगर कोशिश हो तो जो चीज़ें भूल रहे हो उसको करो, ठीक है। जो याद है वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो भूल रहे हो उसको ज़रूर पढ़ो। और ऐसा कई लोग मैं देखती थी या 2 घंटे में ऐसे ही घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो चीज़ मत करना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना। वो समय ऐसा है, देखो 4 दिन बस एग्ज़ाम देना है, उसके बाद फ्री पूरा कुछ भी नहीं है। तो ये सोच के चलो बस इतना 4 दिन मेहनत करनी है, 3 ही दिन है शायद मेरे ख्याल से, 3 ही दिन मेहनत करनी है। वो 2 घंटे जो मिल रहा है उसमें मैं 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर सकती हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल यूटिलाइज़ करो, है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, उस 3 दिन में कब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। वो 3 दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो मैं बोल रही थी ना कि कई लोग हार्ड वर्क करते हैं एग्ज़ाम के समय जो परफॉर्म नहीं कर पाते, ये 3 दिन डिपेंड करता है उस चीज़ों पर। तो वो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। जैसे घर आते भी हो एग्ज़ाम देके 5 बजे, है ना, कई लोग टाइम वेस्ट करते हैं, चलो ये एग्ज़ाम निपट गया ऐसा, उसके बाद भी आना, फ्रेश होना एंड फिर से रिविज़न ज़रूर करना, ठीक है। अच्छी नींद लेना, ठीक है, लेकिन रिविज़न ज़रूर करना। जो चीज़ें भूल रहे हो उसको रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। और बस यही है, कुछ महीने करना है, फिर अगर हो गया तो लाइफ तो सेटल है। बस यही सोच के करना, कुछ ही दिन मेहनत करनी है। हाँ, और क्या पूछना है? हाँ, टॉपर अलग होते हैं बाकी बच्चे, ये जनरल डाउट। टॉपर क्या? टॉपर अलग होते हैं बाकी बच्चे। अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस पे एड्रेस करो। अरे यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टॉपर बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। बस यही क्या मैटर करती है, लोगों की स्ट्रैटेजी, तरीका, बस यही मैटर करता है। सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है टॉपर अलग हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग कोई भी, मतलब आप में से कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक हाइप है, एक लोगों ने बना के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक IAS अवनीश शरण सर का सुना होगा, नहीं? 12th में 48% था उनका। मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जिनका UPSC में 5 अटेम्प्ट तक कुछ नहीं हुआ, 6वें में सीधा IPS बन गया। बहुत लोग ऐसे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टॉपर अलग जीन्स होते हैं, अलग कुछ भी होता है, अलग ट्रेड्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कर सकता है, बस हाँ आपको राइट स्ट्रैटेजी एंड रिविजन करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। और टॉपर्स इन्हीं चीज़ों में ध्यान देते हैं, इसलिए टॉपर बनते हैं। और इन चीज़ों में कोई भी ध्यान देगा वो टॉपर बनेगा, ये चीज़ है, कोई भी, है ना। और मेहनत है, मेहनत करना है बस, और कुछ नहीं। कई लोग का दिमाग ज़्यादा होता है, कई लोग 5 घंटे में वही चीज़ करते हैं, कई लोग 1 घंटे में करते हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, भले वो 5 घंटे में कर रहा है, भले वो 1 घंटे में कर रहा है, तो ये चीज़ डिपेंड नहीं करती। टाइम उसमें भले अलग रहता है, लेकिन तरीका सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल बनेंगे, दोनों बनेंगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, वो करेगा वो होशियार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे भी अगले दिन एग्जाम खराब होता ही होता है, तो कैसे होता है? मेरा ना सबसे अच्छा तरीका था एंग्जाइटी को डील करने का। 3 दिन बस है, उसके बाद तो मस्ती है, मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ ट्रिप में जाऊँगी, उधर जाऊँगी, बस 3 दिन खेलना है। मतलब ये अपने दिमाग में डालो यार, 3 दिन है एग्ज़ाम के बाद। जैसे हम लोग स्कूल में नहीं सोचते थे एग्ज़ाम है, फिर तो छुट्टी, फिर पूरा गैप, फिर हमारी नई क्लास स्टार्ट होगी, फिर तो फ्री हो जाएंगे। तो ये दिमाग में डाल लेना पहले से, मतलब ये सोचना अरे यार ठीक है जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर तो पूरा फ्री हूँ। एक बार मेरा हो गया, फिर इंटरव्यू का है, मेंस निकल गया, फिर तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा। फिर मुझे ये चीज़ अभी पढ़ लेता हूँ हिस्ट्री, मुझे तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरा पेपर अच्छा गया है ना। फिर मुझे ये चीज़ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं देखूँगा, एकदम से अलग कर दूँगा, ऐसा टाइप का। तो ये चीज़ ना पहले से सोच के रखो दिमाग में कि मेरे को घूमने जाना है, छूना नहीं है इसको। तो ये चीज़ अगर आप सोच लिए तो बिल्कुल एंग्जाइटी तो नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल, मैं बता रही हूँ गारंटी से। शेड्यूल देखो, शेड्यूल में मैं सुबह पहले क्या है, मैं रात लेट नाइट पढ़ती थी, लेकिन यहाँ जब से आई मैं
छत्तीसगढ़ आके जब मैं तैयारी की CGPSC की, मैंने 3 बजे उठ के 2:30 बजे या 3 बजे मैं उठ के पढ़ाई करती थी। उस समय मैंने ये देखा कि 3 बजे से जो 8 या 9 बजे तक का समय है ना, उसमें मैं इतनी एक्टिव रहती थी कि मैं पूरे दिन भर का पढ़ लेती थी। ये सबका एक पर्टिकुलर होगा कुछ टाइम कि इस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, इस समय मैं पूरा कर सकती हूँ, हर का होता है, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि मैं 3 बजे से बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। तो और 3 बजे से ऐसा है कि कोई फ़ोन भी नहीं करता, मोबाइल भी देखने का मन नहीं करता, और उस समय कॉफ़ी पी लिए, चाय पी लिए, फिर 8 बजे तक फुर्सत। उसके बाद भले दिन भर पढ़ो ना पढ़ो, दिन भर की पढ़ाई आप ज़रूर कर लोगे, और इतने फास्ट करोगे ना उस टाइम में, जिनका भी जो जैसे कई लोग का लेट नाइट होगा, उस टाइम में कई लोग इतने अच्छे से करेंगे कि दिन भर में नहीं कर रहे होंगे। तो वो चीज़ सब डिसाइड कर लो, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, मेरा लैंग्वेज मैं रोज़ पढ़ती थी, करंट अफेयर्स मैं हफ्ते में 1 दिन पढ़ती थी, और फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया था कि पहले ये सब्जेक्ट 3 दिन करूँगी, फिर 2 दिन ये करूँगी, फिर 3 दिन ये करूँगी। मैंने इस टाइप से डिसाइड किया था, ठीक है। और क्या था मेरा शेड्यूल, तो 3 से 9 बजे तक मैं पढ़ती थी। 9 से 1-2 घंटा फ्रेश हुए, नाश्ता, चाय, ये सब। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी। उस समय नींद ऑब्वियसली आएगी क्योंकि 3 बजे से उठे हो। 1-2 घंटा सो गए, खाना खाए, 1 बजे से फिर पढ़ने बैठ गया, 1-2 बजे से, ठीक है। भले उसके बाद मैं थोड़ा कम पढ़ती थी, और मैं जल्दी सो जाती थी वैसे 7 बजे करीब। तो 9 बजे तक मेरी बहुत इफेक्टिव स्टडी होती थी। 1 घंटे के बाद जो 2-3 घंटे वो भी मैं इफेक्टिवली पढ़ती थी। सोने के जो 1 घंटा मैं सोने के बाद करती थी। फिर शाम को उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था क्योंकि दिन भर इतना पढ़ोगे तो उस समय ऑब्वियसली थोड़ा लूज़ हो जाएंगे। तो ऐसा होता था मेरा। तो आप लोग भी ना ऐसा कीजिए कि आप लोग सबसे पहले एनालाइज करो कि सबसे पहले मतलब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव किस समय होते हो। सबका होगा देखना कोई एक्टिव। तुम कब होते हो एक्टिव? हाँ, दिन में। हाँ, तो दिन में कई लोग रात में बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। तो सब अपना ऐसे डिसाइड करो और उस तरीके से ना शेड्यूल बनाना अपना, ठीक है। और क्या, काफ़ी लंबा हो गया तो बोर तो नहीं हुए आप लोग? और कोई क्वेश्चन? हाँ, हाँ, बॉयज का तो चलो ठीक है, उनको तो करना ही है ना, बट गर्ल्स में होता है ना कि कुछ साल है, कुछ शादी करनी है, बहुत हाँ, सारी हाँ, चीजें। उसके लिए इनके अंदर एक वो होता है कि नहीं, फियर साइकोसिस होता है कि नहीं सर, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग अ वुमेन ऑफिसर, बीइंग अ डीएसपी, हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोस्ट है। उसके लिए इनको कुछ होता है, देखो, इनको कुछ एड्रेस चाहिए। अब पता है अभी ना मुझे साउथ सर का बोर्ड मिला था, उसमें एक पैनल में एक मेंबर थे, तो मुझे यही बोले उन्होंने कि आप फीमेल डीएसपी हैं, तो एज अ फीमेल डीएसपी आप क्या करेंगे नक्सल एरिया में, ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। तो मैंने सॉरी सर बोला उनको, सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ उसमें। मैं बोली डीएसपी सर उसमें कोई फीमेल और मेल नहीं होता, डीएसपी एक जनरल न्यूट्रल पोस्ट है। तो एक जो मेल डीएसपी, एक डीएसपी का पर्टिकुलर वर्क है जिसे फीमेल एंड मेल दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को करना पड़ेगा। तो और फिर सर ने मुझे सॉरी बोला कि सॉरी ऐसा करके। तो वही चीज़ है कि कोई भी पोस्ट, हर पोस्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। आपको ये सोच के नहीं करना है कि यार मैं लड़की हूँ, ऑफिसर हूँ, मैं नहीं कर सकती, लड़कों से नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारी सोसाइटी है थोड़ी ऐसी जो सोचती है कि हाँ लड़कियाँ, मैं जब बनी थी तो बोलते थे कि लड़कियों के लिए डीएसपी अच्छा नहीं है। और इंटरव्यू में जो 5 पॉइंट्स फॉर वुमेन, छत्तीसगढ़ के वुमेन्स के लिए आप कुछ 5 शब्द बोलिए। हाँ, और सेम चीज फॉर बॉयज बोलिए। हाँ। वुमेन्स के लोग बोलते हैं कि उनको अपने राइट्स को पहचानना होगा, लिटरेसी को देखना होगा, उनके साथ ये है वो है, ये बोलते हैं। हाँ। मेंस में उनको शराब पीना छोड़ना होगा ये प्रेजुडिस क्यों बनता है? अभी देखो ये एक चीज़ था कि आप एक न्यूट्रलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। जो उन्होंने कहा
ये एक्चुअल में इंटरव्यू में हाँ। टेकिंग इंटरव्यू तो ये आंसर्स आ रहे हैं। हाँ मैंने कहा कि अगर आपसे पूछ रहा है कि वुमेन्स को 5 पॉइंट्स और मैथ्स को 5 पॉइंट्स बताना है, हाँ। तो आप सीखिए कि सेम 5 पॉइंट्स होगा मैथ और सेम आपको यही सोचना है, मैं लड़के से कम नहीं हूँ, मैं भी इक्वल, और सारे पोस्ट हम सबके लिए है। ऐसा कुछ है क्या जिसमें सिर्फ लड़के ही आएंगे लड़कियाँ नहीं आ सकती, ऐसा है क्या? नहीं है। जब वो ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करे इसका मतलब सारे लोग एलिजिबल हैं, लड़कियाँ खासकर। डीएसपी भी हमारे यहाँ तो ऐसा है, मेरे जो सीनियर्स हैं ललिता मैथ, वो ऑलराउंड टॉपर बनी थी इसमें एकेडमी में, है ना, वो लीड की थी। उनके पहले स्नेहिल साहू मैम थी, वो लीड की थी। तो ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा सोच के नहीं चलना है बिल्कुल। हर कोई, अब देखो अभी भी नक्सल एरिया, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग नक्सल एरिया में होती है, उसमें लड़कियों को भी भेजते हैं, सब लड़कियाँ भी गई हैं, लड़के भी गए हैं। कुछ भी वर्क है यहाँ, निमिषा पांडे मैम है, स्नेहिल साहू मैम है जो डीएसपी हैं, इक्वल लड़कों के साथ जैसा मेल डीएसपी है वैसा वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, ये लड़के कर सकते हैं। और लड़कियाँ अगर अच्छा करती हैं ना डीएसपी, तो लड़कों से ज़्यादा फेमस होती हैं है ना ये चीज़ देखे होंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लड़कियाँ, और मैं बता रही हूँ, अगर आप लड़कियाँ होके, है ना, तब ऐसे नहीं बोला जाए किसी भी पोस्ट में एज अ गर्ल, जैसे लोगों का परसेप्शन है कि हम नहीं कर सकते, और हम उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली अच्छे से करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस भी होते हैं लड़कियाँ, कि हाँ देखो एज ए लड़कियाँ, लोगों का परसेप्शन तो आप चेंज नहीं कर सकते, लोगों के व्यूज़ नहीं चेंज कर सकते, अपने आप को बेटर ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। तो अपने आप, हमें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, फिर लोगों का परसेप्शन तो अपने आप चेंज होगा, है ना। तो ये चीज़ करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। डीएसपी आज ही मुझे फ़ोन आया था, मैम मेरा डीएसपी में हुआ है, लोग ऐसा बोल रहे हैं डीएसपी ठीक नहीं, मैंने उसको बहुत समझाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डीएसपी ठीक नहीं है लड़कियों के लिए तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और डीएसपी के लोग डालते नहीं हैं तो यही सब सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और लड़कियाँ तो निकालेंगी, अभी देखना लड़कियाँ ही टॉप कर रही हैं लड़कियाँ ही आ रही है नहीं टॉप में ज़्यादा टैलेंट। और क्या तो डिस्कशन लेना है, डिस्कशन करेंगे यार, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं वो भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आंसर राइटिंग्स एंड ऑल जो भी बताया गया है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई करना। खुद की कोई तारीफ नहीं करता, ठीक है, तो वो कभी करेंगी नहीं। ये होता है कि मोस्टली होता है ना कि हम बता देते हैं जनरल, बट आई सीन हर वर्किंग, पढ़ते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है। जब वो टाइम होता है ड्यूरेशन पढ़ने का, अगर वो 5 घंटे, तो अपने टेबल से भी कोई इंसान नहीं हटता। उसका एक एग्जाम्पल, हम सेम लाइब्रेरी में हुआ करते थे, ठीक है, ये सब मैसेज चला था कि अपने फ्रेंड्स को बुला के, कोई सब होता नहीं है, नॉट हियर कि ऐसा नहीं है कि उनको मैंने पढ़ते नहीं देखा, हम साथ में बैठ के पढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, कॉम्पीट करते थे कि 5 आवर्स कंटिन्यू सिटिंग होगा, 6 आवर्स सिटिंग होगा, चेयर से नहीं होगी। तो वो एक होता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने लिए, सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। और वो आपको कहाँ से आएगा, सेल्फ मोटिवेशन? अगर आपका एम्बिशन ट्रू है, सीधी बात। उनका एम्बिशन ट्रू था, जेन्युइन था। और देखो सीधी बात, और एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लोग पोस्ट खराब करते हैं दूसरे का। उनको एक ही पोस्ट चाहिए था, उन्होंने अपने चॉइस में सिर्फ एक ही पोस्ट डाला, नहीं कि इस बार के रैंक में भी मेरा नाम आएगा, मुझे बुलाएंगे, ये सब नहीं। उन्होंने अपना, उनको एक पोस्ट चाहिए था डीसी, सिर्फ डीसी लिखा। सोसाइटी तो थी ना कि एओ ले लो, बीइंग अ वुमेन आप ये पोस्ट ले लो, बट उनको चाहिए था डीसी, तो एक ही पोस्ट डाला, रैंक ऊपर था, उसके बाद बाकी लोगों ने छोड़ दिया कि किसी का हम सीट्स को कवर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेटर एग्जाम्पल्स हैं, और आपको वो शायद तक बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। तो हमारे प्लेटफॉर्म में पहले जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो कोर्स डिज़ाइन उन्होंने ही किया था, तो हम बैठ कर एक चेयर पे कोर्स डिज़ाइन कर रहे थे। एंड उस समय बायो पढ़ाया भी था, 2-3 लेक्चर में बायो का किया था। तो उसके बाद सडनली रिजल्ट आया सिलेक्शन का, और फिर वो यहाँ से चले गए, ठीक है। तो एक मिल ही नहीं पाया उसके बाद कभी, नहीं अच्छे बाद अभी मिल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग उसके बाद मिल पा रहे हैं। तो आई वांट यू ऑल, क्योंकि यहाँ से जाकर हम लाइब्रेरी में, हम सिद्धि लाइब्रेरी, तो एक लाइब्रेरी सिद्धि लाइब्रेरी वो भी हम ही लोगों की है, हम और हमारे फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों ने वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का कोशिश किया है जो बाकी लाइब्रेरी में नहीं मिलता, जो एक रीडिंग स्पेस में नहीं मिलता।
आपको इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ने के लिए यूनिट एक बड़ा स्पेस हो, एक अच्छा डेप्थ हो, यू कैन कैरी 3-4 बुक्स, एक एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो वो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करें। ठीक है, और कुछ डाउट्स पूछना होगा तो मैडम 2 बजे सीधी लाइब्रेरी में भी होगी। ठीक है, सो अगर वहाँ पर किसी को जाना हो, फिर आपका फ्रेंड होगा तो जा सकता है, एंड डू विजिट, वहाँ पर आप बिल्कुल जाकर एक बार विजिट करिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर मोस्टली मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बाकी लाइब्रेरी में बैठोगे आपका क्या क्लोज स्पेस है, चेयर्स अच्छे नहीं मिलते, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपको एक फ्री स्पेस है, तो अगर आप चाहते हो वहाँ पर जाना तो डेफिनेटली जा सकते हो। और अगर और कुछ पूछना होगा, कुछ डाउट अभी रह गया उन्हें पूछना था, मैडम चले गए नहीं पूछ पाए, तो 2 बजे आप वहाँ पर मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये भी है कि जो भी सर बता रहे हैं, जिस मतलब मेंस का जैसे भी लिखना है आंसर राइटिंग है ना, वो चीज़ तो आप लोग को अच्छे से गाइड कर रहे हैं सर, वो पूरा फॉलो करना है ना, वो पूरा फॉलो करना है सबको, एकदम ईमानदारी से करना है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए फिर घर जाके नहीं किए, वो चीज़ आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। उस समय तो मैं भी पढ़ रहा था ना, हाँ, तो आई राइट द आंसर्स, हाँ। फिर वो मेरे चेक करते थे, सी राइट द आंसर्स, आई यूज्ड टू चेक द आंसर कि नहीं इसमें ये गलत हो रहा है, आप इसको इस तरह से लिखो। तो उस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके, और डिस्कशन, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, हम लोग का डिस्कशन ऐसा हो जाता था एक टॉपिक पे कि उस टॉपिक का पूरा जो भी निचोड़ है वो निकाल लेते थे। लास्ट टाइम सेम फॉर द इंटरव्यू पे हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया था, और उन्होंने पूरा इंटरव्यू उसी टॉपिक को बोलते थे कि अगर हमारे फेवर में आ गया इंटरव्यू तो उससे ही बोलते। तो वो भी चीज़ें थी, तो काफ़ी कुछ है सीखने को। बस एक फेवर चाहूँगा सभी से, प्लीज स्टैंड अप एंड गिव अप। बस मेरे को ये एश्योरेंस चाहिए आप लोग का होगा सिलेक्शन, होगे, हाँ होगा, मतलब ये सब मेरा ना फॉलो करोगे, एकदम ऑनेस्टली फॉलो करोगे, यही चीज़ जो मैंने बोला है वैसे ही करोगे, सर जैसा बोलते हैं वो पूरा फॉलो करना। ठीक है, सर भी इसी तरीके से कराते हैं, है ना, हाँ उनकी सेम स्ट्रैटेजी है, मैंने कई सारी सर से तो डिस्कस की है, कई सारे सब्जेक्ट्स किए हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करना। और बिल्कुल मैं देखूंगी सबका नाम वाम तो बात कर लेंगे हम बाद में, लेकिन मैं देखूंगी सबका नाम है कि नहीं लिस्ट में। ठीक है, ठीक है, दिखाओगे ना, बनोगे, हाँ ओके। फोटो सेशन भी करेंगे, तो कौन है एनीबॉडी वांट्स कम, या मैडम को आकर एक ग्रुप फोटो ले ले। अदिति आप ये वाला शेयर सेक्शन आ गया, और स्टेज पर आ गया। ये एक्चुअली पूरा रैंडम था जो मैंने बताया, तो कुछ अगर भूल गई होंगी उसके लिए सॉरी, ये तो पूरा रैंडम मैंने अभी बस आके रैंडम ही बताया